अर्जुन घर के आंगन में एक वृक्ष की छांव में बैठा था, विचारों में खोया हुआ। धीरे धीरे सांझ का सन्नाटा चारों ओर फैल रहा था। तभी उसकी पत्नी सावित्री उससे बोली, अरे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कितनी बार कहा है कि गांव में कोई अच्छा सा काम तलाश कर लो, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं। हमेशा लोगों को ठगने के बारे में सोचते रहते हैं। फालतू की बकवास न किया करो। मेहनत और ईमानदारी से केवल दाल रोटी ही खाई जाती है। मुझे धनवान बनना है। अगर धनवान बनना है तो मेहनत करो, व्यापार करो। भला लोगों को झूठ बोलकर उन्हें ठग कर कौन सा धनवान बनने का तरीका है? तुम तो चुप ही रहो सावित्री। और तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे मामले में टांग ना अड़ाया करो। नहीं तो तुम गांव की सबसे चतुर स्त्री थी। ये सोचकर मैंने तुमसे विवाह किया था। सोचा था कि ये चतुर पत्नी का साथ मिल जाएगा तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये अपना दिमाग लगाएगी, चतुराई लगाएगी। लेकिन नहीं, ऐसी चतुराई किस काम का जिसका इस्तेमाल ही ना किया जा सके। तुम चतुर नहीं, चंट हो, चंट। नहीं तो आहा, तुम्हारे उल्टे सीधे कामों में मैं अपनी चतुराई का इस्तेमाल क्यों करूं? मेरे माता पिता ने हमेशा यही सिखाया है कि अगर ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि से चतुर बनाया है तो उसका उपयोग लोगों की भलाई में करो। और तुम तो लोगों को ठगते हो, मूर्ख बनाते हो। इतना कहकर सावित्री गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। क्या कहूँ, मेरी पत्नी एक नंबर की मूर्ख है। पता नहीं लोग क्यों इसको चतुर कहते थे। अब इस मूर्ख को क्या समझाऊं कि ईमानदारी और अच्छाई में कुछ नहीं रखा। वैसे मेरे दिमाग में एक योजना आ गई है। कल ही मैं 50 चांदी के सिक्के कैसे कमाता हूँ। अब देखो मेरा कमाल। अगले दिन सुबह बाजार भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। अर्जुन एक ऊंचे स्थान पर खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोलने लगा ताकि सभी उसकी तरफ ध्यान दे। सुनो 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 भाइयों और बहनों, सुनो सुनो सुनो। मेरे पास है पहाड़ों के देव स्थान से लाया हुआ सोना। ले लो ले लो ले लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। अरे काका, ले लो ले लो। देव स्थान से लाया हुआ सोना। अर्जुन की बात सुनकर गांव का एक व्यक्ति पास आ गया। क्या कहा? तुमने कहा कि तुम्हारे पास देव स्थान से लाया हुआ सोना है? ए भैया, वो सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया? भैया, वो सोना मुझे एक साधु महाराज ने दिया था। हाँ। देखो अर्जुन, गांव का हर आदमी जानता है कि तुम्हारी जुबान बड़ी मीठी है, लेकिन जितनी तुम्हारी जुबान मीठी है, मन उतना ही काला है। तुम न जाने इससे पहले भी कितनों को मूर्ख बना चुके हो। जरूर इस बार भी तुम लोगों को ठगने के इरादे से बाजार में आए हो। सही सही बताओ, है ना? है ना? अरे भाई, तुम बकवास ना करो। अगर सोना खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाओ यहाँ से। चले आते हैं बकवास करने। वो व्यक्ति गुस्से से वहाँ से चला गया। भीड़ में सेठ हरिशंकर, जो थोड़ा लालची था, अर्जुन की बात सुनकर पास आ गया। हाँ, अरे भैया, ये बताओ कि तुम किस सोने की बात कर रहे हो? कौन सा सोना है ये? अरे सेठ जी, साक्षात देव नगरी से लाया हुआ सोना है। भगवान के आशीर्वाद से एकदम ऐसा चमकता है, सीधे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाए। ये सोना मुझे एक साधु महाराज ने दिया था। और पता है, साधु महाराज ने कहा था कि ये अग्नि सोना है, आग में जलता नहीं और चमकता ऐसा है कि आए हाय 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 हाय। क्या बात कर रहे हो? ऐसा सोना भी होता है क्या जो आग में जले ही ना?
अर्जुन ने अपने जेब से वो टुकड़ा निकाला और दिखाते हुए बोला, ये देखिए। देखो देखो देखो, कैसी चमक है सेठ जी, जैसे कि साक्षात सूरज उतर आया हो। जो चाहे एक एक तोला लेकर जा सकता है, सिर्फ 50 चांदी के सिक्के में। हाँ। भीड़ में सेठ हरिशंकर, जो लालची था, तुरंत सोना खरीद लेता है। अर्जुन खुशी से थैली हिलाते हुए घर लौट आया। हाँ, क्यों सावित्री, देखो देखो देखो। आज तो मैंने गांव के सेठ को भी मूर्ख बना दिया, उसे पीतल का टुकड़ा सोने के भाव बेच दिया। सच ज्यादा देर छिपता नहीं। अरे धत। तू औरत है, क्या समझेगी ठगी की कला। सेठ को कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो ले जाकर तिजोरी में रख देगा। उसके बाद हो गया, कब खोलेगा और कब पता चलेगा, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन के जाने के बाद सावित्री थोड़ी ही देर में सेठ हरिदास के घर चली गई। क्या हुआ सावित्री, क्या बात है? मुझे पता लगा है कि मेरे पति ने तुम्हें देवनगरी से लाया हुआ सोना बेचा है। हाँ, बिल्कुल सत्य है, और उसने तो मुझे कौड़ियों के दाम बेच दिया। सही बताऊं, तुम्हारे पति से बड़ा मूर्ख मनुष्य मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। मूर्ख वो नहीं, बल्कि सबसे बड़े मूर्ख तो आप है। उसने जो सोना आपको दिया है वो नकली है। हरिदास चौंक गया। हैं? तो तुम मुझे क्या मूर्ख समझती हो? मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी। चांदी और सोने की परख अच्छी तरह से जानता हूँ। सावित्री हंसी और बोली, मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ। ठगी के जो गुण उनके रक्त में है ना, उन्हें मैं भली भांति पहचान सकती हूँ। उसने तुम्हें मूर्ख बनाया है। अगर विश्वास नहीं होता तो कल प्रातःकाल घर पर आकर देखो, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। इतना कहकर सावित्री वहां से चली गई। हरिदास गहरे विचार में डूब गया और धीरे से बोला, सावित्री की बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। कहीं वास्तव में सावित्री के पति अर्जुन ने मुझे ठगा तो नहीं? जो भी हो, कल सुबह ही मैं सोना लेकर सावित्री के घर जाऊंगा। हाँ। अगली सुबह गांव का आसमान हल्के उजालों से भर रहा था। उसी समय सेठ हरिदास गांव के मुखिया को लेकर अर्जुन के घर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही अर्जुन ने उन्हें देखा, वो चौंक गया। अरे क्या हुआ सेठ जी? तुम मेरे घर पर, वो भी सुबह सुबह, क्या बात है? हरिदास कुछ कहने ही वाला था कि तभी सावित्री वहां आ गई। इन्हें मैंने बुलाया है। मैंने सब बता दिया है कि तुमने इन्हें नकली सोना बेचा है। अर्जुन का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों में क्रोध झलक उठ रहा था। ए सावित्री, अगर तुम इस सोने को नकली साबित कर दोगी ना, सीना ठोक के कहता हूं कि मैं मान जाऊंगा तुम्हें। और वैसे भी तुम कर ही नहीं पाओगी, क्योंकि मैंने जो सोना हरिदास जी को बेचा है ना, कसम से सेठ जी, एकदम शुद्ध सोना है, देवलोक से लाया हुआ। मैं जानती हूँ असली नकली सोने को कैसे पहचानते हैं। पुराने समय में एक तरीका चला आ रहा है। असली सोना आग में काला नहीं पड़ता और न पिघलते समय हरा धुआं छोड़ता है। तुमने दावा किया है कि तुम्हारा सोना पिघलता नहीं, लेकिन अगर वो नकली हुआ तो काला अवश्य पड़ जाएगा। और हाँ, एक बात और, नकली सोना यानी पीतल आग में गर्म होते ही हरे नीले धुएं से अपना रंग बता देते हैं।
ये सुनकर अर्जुन का चेहरा फीका पड़ गया। सावित्री ने तुरंत मिट्टी की छोटी सी अंगीठी में तांबे का कोयला जलाया। सेठ हरिदास, एक सोने का टुकड़ा इस आग में रख दो। हरिदास ने जैसे ही सोने का टुकड़ा अंगीठी में रखा, अगले ही पल नीला हरा धुआं उठने लगा। ये देखकर हरिदास और मुखिया दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। अर्जुन, ये तो पीतल है। तुमने कहा था कि तुम देवनगरी से सोना लेकर आए हो और ये सोना तुम्हें साधु महाराज ने दिया था। झूठ बोला तुमने। झूठ है कहीं के नालायक। नहीं, ये सेठ जी, ये मुझे साधु महाराज ने ही दिया था। सेठ जी, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी सावित्री ने जो आग जलाई है उसमें जरूर कोई जादू है जो इस धुएं को नीला और हरा कर रही है। बताइए भला, किसी आग का धुआं नीला और हरा होता है क्या? बताइए भला। इस अंगीठी में मैंने कोई जादू नहीं किया पतिदेव। ये आपके कर्मों की धूल है जो अब जल रही है। तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, ये ठगी हर किसी के सामने नहीं टिकती। अब खुद देखो, तुम्हारा ये अग्नि सोना काला पड़ गया। ये देखकर मुखिया भी क्रोधित हो गया। अर्जुन, केवल सावित्री की वजह से ही हम तुम्हें इस गांव में झेल रहे हैं, नहीं तो अब तक हम सब मिलकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल चुके होते। और अगर तुमने किसी को फिर से ठगने का प्रयास किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा, समझे? मुखिया फिर सावित्री की ओर मुड़ा। और सावित्री, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर हमें पूरा भरोसा है, बल्कि पूरे गांव को भरोसा है। काश ये बात तुम्हारे पति को भी समझ में आ जाए। भगवान तुम्हारे जैसी पत्नी हर किसी को दे बेटा। चलो हरिदास, अब चलते हैं। हाँ, चलते हैं, लेकिन पहले मेरा वो चांदी के सिक्कों का थैला तो दिलवाइए मुखिया जी। जो अर्जुन ने मुझसे ठगा था वो तो दिलवाइए। अर्जुन चुपचाप भीतर गया और तुरंत चांदी के सिक्के हरिदास को दे दिए। हरिदास और मुखिया वहां से चले गए। सूरज ढल चुका था। घर में सन्नाटा था। अर्जुन चुपचाप दरवाजा खोलकर भीतर आ गया और बिना कुछ कहे चारपाई पर लेट गया। मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप चूल्हे पर बैठ जाइए, गरम गरम रोटियां बनाती हूँ। मुझे नहीं खाना। कितनी मेहनत से मैंने वो चांदी के सिक्के कमाए थे, लेकिन तुमने कितनी आसानी से मुझे सबके सामने अपमानित कर दिया। अरे कौन सी पत्नी अपने पति के साथ ऐसा करती है? आप समझते क्यों नहीं? अपने मन के अंदर का लालच समाप्त कीजिए। देखिए, आपके अंदर बुद्धि है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बुद्धि को किसी अच्छे कार्य में लगाइए, व्यापार में लगाइए। विश्वास कीजिए, बहुत अधिक कमाई करेंगे आप। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हाथ मुंह धोया और बैठकर खाना खा लिया। सावित्री समझ गई, उसके पति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन अर्जुन जंगल से लौट रहा था। तभी उसकी नजर दो व्यक्तियों पर पड़ी जो आपस में चुपके चुपके बात कर रहे थे। अर्जुन झाड़ियों के पीछे छिप गया और उनकी बात ध्यान से सुनने लगा। अरे भाई, सुना तुमने? हमारे जंगल में एक खंडहर है। कहते हैं कि उस खंडहर के अंदर एक बड़ा प्राचीन बक्सा रखा हुआ है और उसके अंदर रखा है प्राचीन खजाना। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी यही है और बचपन से सुनता आ रहा हूँ। कुछ समय पहले हमारे गांव के बिरजू और हरिया नाम के दो व्यक्ति उसी बक्से की तलाश में गए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। अरे भैया, हो सकता है कि उनको खजाना मिल गया हो और वो किसी राज्य में जाकर बस गए हो। ऐश्वर्य और आराम का जीवन बिताते बिताते
गांव की याद भला कहाँ आएगी? ये भी तो हो सकता है। हाँ भैया, हो तो सकता है। चलो बढ़िया है। अर्जुन ने दोनों की बातें सुनी और चुपचाप घर लौट आया। उसके दिमाग में सारी रात उन शब्दों की गूंज चलती रही, खंडहर, बक्सा, खजाना। हाँ, उस खंडहर के अंदर रखे हुए बक्से के बारे में तो मैं भी सुन चुका हूँ। चलो आज चलकर देख कर आते हैं कि वाकई उसमें कोई प्राचीन खजाना है या फिर नहीं। अगर सच में वहां खजाना निकला तो फिर मैं ठगी का काम छोड़ दूंगा और कोई बड़ा व्यापार शुरू कर दूंगा। अर्जुन ने यह बात सावित्री को बताई। क्या पागल हो गए हैं आप? वहां जाने की बात सोचिए भी मत। मुझे लगता है कि वो दोनों गांव वाले जानबूझकर आपके सामने बात कर रहे थे। हर कोई जानता है कि उस बक्से के अंदर खजाने के लालच में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। अब गांव वाले सीधे आपको निकाल नहीं सकते, इसीलिए शायद उनके दिमाग में नई योजना आई है। वे जानते हैं आपका स्वभाव लालची है। आप उस बक्से के पास जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे और गांव वालों को आपसे छुटकारा मिल जाएगा। सावित्री ने बहुत समझाया पर अर्जुन नहीं माना। आखिर वो जंगल की ओर चल पड़ा, उसी रास्ते पर जहाँ कभी हरिया और बिरजू गए थे। कुछ ही देर बाद अर्जुन खंडहर के भीतर पहुंच गया। टूटी दीवारों के बीच एक पुराना बक्सा नीली किरणों से चमक रहा था। हवा में रहस्यमय गंध तैर रही थी। अर्जुन आगे बढ़ा। बक्सा खोलने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक विचार आया। नहीं 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 नहीं, इसे यहाँ खोलना ठीक नहीं है। इसे घर ले चलता हूँ। हाँ। अर्जुन ने बक्सा उठाया और सावधानी से अपने घर ले आया। तो आखिरकार हर बार की तरह इस बार भी आपने अपने मन की ही की। अरे देखो सावित्री, हो सकता है कि इसमें वास्तव में कोई प्राचीन खजाना हो। हमारी तो किस्मत खुल जाएगी ना। रुको रुको, मैं खोलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने बक्से का ढक्कन खोला। अंदर से नीली रोशनी की लहरें बाहर फूट पड़ी और तभी एक स्त्री स्वर गूंजा। मेरे बताई हुए कार्य पूरे कर दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्जुन कांप गया और सावित्री की ओर देखा। तुम सही कह रही थी सावित्री। इसमें तो कोई मायावी शक्ति मौजूद है। खजाने का तो नामो निशान तक नहीं है। अर्जुन बक्सा बंद करने ही वाला था कि आवाज फिर से आ गई। अब बक्सा बंद नहीं कर सकती। अगर बंद करोगे तो तुम और तुम्हारे साथ जो कोई भी मौजूद है वो जलकर राख हो जाएगा। अर्जुन भयभीत हुआ। सावित्री गहरी सोच में डूब गई। ठीक है, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि तुम्हारा पहला कार्य पूरा करने के बाद ही हमें धन चाहिए। क्या पता 2 कार्य पूरा करने के बाद तुम हमें धन दो या ना दो। कुछ क्षण सन्नाटा छाया रहा, फिर आवाज आई। मुझे मंजूर है। तो बताओ तुम्हारा पहला कार्य क्या है? जंगल में एक तालाब है, उसके किनारे एक बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष में एक ताबीज लटका हुआ है। उस ताबीज को तुम्हें यहाँ लाना है। फिर मैं बताऊंगी उस ताबीज का क्या करना है। वही तुम्हारा दूसरा कार्य होगा। सावित्री ने अर्जुन की ओर देखा। जो वो कह रही है, जाओ उसे पूरा कराओ।
अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि सावित्री ने आंखों से इशारा किया। अर्जुन समझ गया कि उसकी पत्नी के मन में कुछ चल रहा है और तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। अर्जुन कुछ देर में तालाब के किनारे पहुंच गया। तालाब के किनारे एक वृक्ष खड़ा था, उसी पर एक चमकता ताबीज लटका हुआ था। अर्जुन ने उसी समय उस ताबीज को तोड़कर अपने कपड़ों में छिपाया और तेजी से घर लौट आ गया। सावित्री ने ताबीज को बक्से के सामने रख दिया। ये लो, तुम्हारा पहला कार्य संपन्न हुआ। अब क्या? अब तुम्हें दूसरा कार्य करना होगा। लेकिन शर्त के अनुसार पहले हमें सोने की मुद्राएं देनी होगी। बक्से के भीतर से रंग बिरंगी किरणें निकली और देखते ही देखते ढेरों सोने की मुद्राएं जमीन पर गिरने लगी। कमरे में सोने के सिक्कों का अंबार लग गया था। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। बस इतने ही सोने के सिक्के? तुम्हें और कितने सिक्के चाहिए? इतने कि मैं और मेरे पति जीवन भर काम न करे, हमारी पीढ़ियां पेट कर खाए। इतने कि हम सारे गांव के खेत खरीद ले। अगले ही पल बक्से के अंदर से हीरो की बौछार हुई। पूरा कमरा सोने और हीरो से भर गया। अब इन सबको बोरियों में भर लो। अर्जुन ने सभी सिक्के और हीरे बोरियों में भर दिए। बताओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब तुम्हें दूसरा विशेष कार्य करना है। बताओ, कौन सा विशेष कार्य करना है? इस ताबीज को इसी समय आग में नष्ट करना होगा। आग से नष्ट करने की क्या आवश्यकता है? मैं तो इसे ऐसे ही नष्ट कर सकती हूँ। सावित्री कलश ले आई और ताबीज को उस कलश के पानी में डाल दिया। अचानक बक्से के अंदर से काला धुआं उठने लगा। उस धुएं से एक भयानक स्त्री प्रकट हो गई। ये तूने क्या किया? तूने ताबीज को पवित्र जल में डाल दिया। हाँ, क्योंकि जब मेरे पति वो ताबीज तोड़ने गए थे, मैं गांव के निकट एक साधु के पास गई थी। मैंने उन्हें सारा रहस्य बताया। साधु ने बताया कि इस बक्से में एक आत्मा कैद है। वो आत्मा और कोई नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले इस राज्य के राजा विक्रम की पत्नी रानी रुक्मिणी है, जो काला जादू सीखकर डायन बन गई थी और उसकी आत्मा को भी इसी बक्से में कैद कर दिया था। साधु ने बताया कि तालाब के बीच लटका वो ताबीज उसकी कैद की चाबी है। अगर वो ताबीज जला दिया जाए तो आत्मा आजाद हो जाएगी, पर अगर उसे हिमालय के पवित्र जल में डुबो दिया जाए, वो आत्मा सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। इत्तेफाक से साधु हिमालय पर्वत से तपस्या कर लौटे थे और उनके पास वही पवित्र जल था जो मैं यहाँ ले आई। इतना कहते ही वो स्त्री चिल्लाने लगी। उसका शरीर आग में चल उठा। क्षण भर में बक्सा सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, अब सावित्री, मैं तुम्हारी चतुराई का मजाक उड़ाता था। अगर तुम बुद्धि से काम नहीं लेती ना, तो ये मुझे मार देती। मैं तुमसे दूर हो जाता। माफ कर दो मुझे सावित्री, माफ कर दो। केवल तुम्हें नहीं पतिदेव, वो मुझे भी मार देती और शायद पूरे गांव को खत्म कर देती। चलो, अब ये रहस्यमय बक्से का किस्सा यही समाप्त हो गया। और हाँ, अब हमारे पास इतना धन है कि तुम बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हो। चाहो तो जीवन भर आराम से भी रह सकते हो, लेकिन अब कभी ठगी का नाम मत लेना।
अर्जुन मुस्कुराया। धीरे धीरे ओ और सावित्री गांव के सबसे धनवान लोग बन गए। इस प्रकार मूर्ख ठग की चतुर पत्नी ने अपनी बुद्धि से न केवल अपने पति का जीवन बचाया, बल्कि एक अभिशप्त आत्मा को भी मुक्ति दी।